हेलो एवरीवन। इतिहास की हमारी पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में किस तरीके से कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और इसके साथ में हमने लास्ट में भारत की आज़ादी तक की चर्चा की थी। ठीक, कैबिनेट मिशन आया है, फिर उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। उसके बाद में भारत में एक नए वायसराय आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के योजना के तहत भारत को 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ाद कर दिया जाता है और साथ ही एक नए देश पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाला एक नया देश घोषित कर दिया जाता है, पाकिस्तान। ठीक है, 14 अगस्त 1947 के दिन। और इसी प्रकार हमने अंत में ये देखा था कि भारत को किस तरीके से आज़ादी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो लास्ट में हमने माउंटबेटन प्लान और उसके बाद में माउंटबेटन कब आए, इन्होंने अपना प्लान कब रखा, साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया गया, इसकी चर्चा हम कर चुके थे, और साथ ही भारत की आज़ादी तक की चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनको हम जहाँ जहाँ पर छोड़ चुके हैं वहाँ से मैं पिक करके और उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हम वैसे 1947 तक की घटनाओं के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, भारत को किस तरीके से आज़ादी प्राप्त हुई है यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसमें से एक टॉपिक है हमारा आज़ादी के बाद में किस तरीके से भारतीय रियासतों का भारत में विलय किया गया। ठीक है, किस तरीके से भारतीय रियासतों का विलय किया गया। आपको ये पता होगा कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो इन्होंने जो छोटे छोटे रियासतें थी भारत के अंदर, लगभग 500 550 से ऊपर रियासतें थी, स्पेसिफिकली कहें तो शायद उस समय 552 रियासतें थी। ठीक, तो इन रियासतों को भारत एक देश के रूप में एकजुट करने के लिए सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बारे में आप सभी को पता है। तो भारतीय रियासतों का भारत में किस तरीके से विलय किया गया, इसकी चर्चा करनी है। अब इसकी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? अगर सारे के सारे विलय आसानी से हो गए थे तो इसकी चर्चा क्यों करनी चाहिए? इसकी चर्चा करने के पीछे मुख्य रूप से 3 भारत के जो क्षेत्र हैं वो जिम्मेदार हैं। एक है आपका जूनागढ़, एक है हैदराबाद और एक है जम्मू कश्मीर। इन तीनों ने ही भारत में शामिल होने के लिए जो उस समय सरदार पटेल जी थे उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया था, और कई सारी मतलब ये कह सकते हैं कि ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये या तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जो कि किसी भी रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से ये संभव नहीं था। तो साम दाम दंड भेद जैसा भी नीति अपना करके उस समय इन तीनों को भारत में कैसे विलय किया गया, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट मतलब आज की क्लास में करने वाले हैं। साथ ही एक छोटा सा हमारा टॉपिक रह गया है। शायद मैंने आपको गांधी जी के आगमन के बाद में गांधी जी जो भारत में सत्याग्रह वगैरह चलाते हैं, किस तरीके से उनका जो पहला आंदोलन था चंपारण में, वहाँ से मैंने शुरू किया था और हम पहुँचे थे नेहरू रिपोर्ट वगैरह तक कंप्लीट कर चुके थे। इसी बीच में एक छोटा सा आंदोलन जो कि सरदार पटेल के द्वारा ही चलाया गया था, इसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसकी चर्चा आपसे नहीं किया है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में सिर्फ इतनी सी महत्वपूर्ण बात है कि बारदोली सत्याग्रह के बाद में ही सरदार पटेल जी को आपके सरदार की उपाधि मिलती है। ठीक है, इनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल था, इनको यहाँ पर सरदार की उपाधि मिलती है बारदोली सत्याग्रह में। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ जो अन्य तथ्य हैं वो मैं यहाँ पर नोट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा टॉपिक रह गया है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, हालांकि यह 1928 के आसपास का 1928 का टॉपिक था, लेकिन हम वहाँ पर इसको एक फ्लो में चलने की वजह से ये हमारा टॉपिक स्किप हो गया था। इसको हम अब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो बारदोली सत्याग्रह और इसके बाद में कुछ प्रमुख समाज सुधार आंदोलन। भारत में समाज सुधारक या समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, इनकी चर्चा करना रह गया है। ठीक है, भारत में प्रमुख समाज सुधार आंदोलन, इसकी चर्चा हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक,
तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, किस तरीके से भारतीय रियासतों का भारत में विलय किया गया। जो रियासतें थी उनका भारत में किस तरीके से विलय किया गया। इन्हें भारतीय रियासत न कह के इन्हें देशी रियासत कहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि है तो सभी के सभी भारतीय, उस समय भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय, ये किस तरीके से होता है, इसकी चर्चा हमें करनी है। देखिए, एक अधिनियम आया हुआ था 1935 में, इसको हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। ये क्या करता था, भारत शासन अधिनियम ने बताया था कि संवैधानिक रूप से जो देशी रियासत हैं इनको ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से एकजुट किया जाए। ठीक है, मतलब किस तरीके से इनको एक अखंड भारत के रूप में जोड़ा जाए, इसकी योजना 1935 से शुरू हो गई थी। ठीक, मतलब किस तरीके से एक संघीय शासन चलाया जाए, रियासत चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, कुछ मामलों में अपना अधिकार रखें, लेकिन जो केंद्रीय एक सत्ता है वो मतलब दिल्ली में होनी चाहिए, या किंग या क्वीन के पास होनी चाहिए, या जो भी संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार है उनके पास होनी चाहिए। ऐसा एक कॉन्सेप्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम से मतलब इसका प्लान करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद में धीरे धीरे मामले अलग तरीके से मोड़ने लगते हैं और देश में सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है। फिर धीरे से हम ये कह सकते हैं कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ जाता है, तो इन चीज़ों पर उतनी चर्चा नहीं हो रही थी। और फाइनली जब भारत को आज़ाद करने की बारी आई तो ब्रिटिशर्स ने भारत में जितने भी रियासतें थी, रियासत कहने का मतलब है कि वो क्षेत्र जहाँ पे किसी राजा का शासन हुआ करता था। राजा का शासन किस तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। देशी रियासत कहने का मतलब है वो क्षेत्र जहाँ पर किसी राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, किसी राजा का शासन हुआ करता था। ये शासन किस तरीके से था, ये या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रत्यक्ष कहने का मतलब है जिस प्रकार मुगल हुए, जिस प्रकार सिख शासन हुआ, जिस प्रकार मराठों का शासन हुआ, मतलब एक एरिया में टैक्स कलेक्शन से लेकर के न्याय संबंधी या एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सारे का सारे दायित्व जो है वो राजा के हाथ में होता था। ऐसी रियासतों को हम कहते हैं प्रत्यक्ष शासन। ठीक है, मतलब वो रियासतें जहाँ पर राजा का डायरेक्ट रूल है। एक था अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब क्या है, वो शासन जहाँ पे राजा का शासन दिखाने के लिए तो रखा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन है। ठीक, अब ये क्यों किया जा रहा है, देखो कुछ ऐसे राजा थे जो कि अंग्रेजों की सहायक संधि के शिकार हो गए थे, या फिर कह सकते हैं कि हड़प नीति के शिकार हो गए थे, या किसी युद्ध में वो राजा जो है वो अंग्रेजों से हार गए थे। लेकिन वहाँ पर उस राज्य में उस क्षेत्र के भीतर के जो लोग हैं वो अपने राजा को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देते थे। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर तभी शासन कर सकता है जब वहाँ की जो प्रजा है वो किसी को राजा के रूप में एक्सेप्ट करे। अदरवाइज जो शासन का जो प्रमुख है उसकी पूरी की पूरी शक्ति इसी बात पर खत्म हो जाएगी कि वहाँ के लोग उसको राजा मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, डेली बगावत कर रहे हैं क्या। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अगर किसी युद्ध में कोई राजा जो है हार गया है तो उसको पद से न हटा करके उसको केवल अपने अधीन रखा जाता था, और उसका फेस दिखा करके उसको सामने रख करके जो है वो वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो शासन करते थे। ठीक है, मतलब राजा को निर्देश देने का काम कौन करेगा, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी करेंगे। ठीक है, और राजा क्योंकि वो तो युद्ध हार गया है, उसने कुछ संधि या समझौते किए होंगे अंग्रेजों के साथ में, तो वो केवल नाम मात्र का राजा रह गया है, उसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। तो ऐसी सभी रियासतों को हम देशी रियासत कहते थे। ठीक है, जहाँ पर चाहे किसी राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो। ठीक है, तो ये जो सभी रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ था तो इनको 3 ऑप्शन मिल गए थे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन मिले थे, या तो ये भारत के साथ शामिल हो जाएं, या तो ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में विलय, भारत या पाकिस्तान में विलय,
भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का मतलब है कि जैसा अभी तक चला आ रहा था, जहाँ जितना एरिया में उस राजा का शासन था उतना एरिया जो है वो उसी राजा के अधीन रहेगा, उस एरिया को छोड़ करके बाकी का जो एरिया है वो भारत के रूप में जाना जाएगा। बस यही मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व रखने का। तो इनके पास तीन ऑप्शन थे, जो भी रियासत चाहें तो भारत के साथ विलय कर सकते हैं, जो रियासत चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, या वो स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते थे। तो ये तीनों ऑप्शन थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने सरदार पटेल ने क्या किया, देश भर के लगभग 552 रियासतों के साथ मिलकर और उनको समझा बुझा करके उनके साथ किसी भी तरीके से संधि समझौते करके, साम दाम दंड भेद जैसी भी नीति अपना करके सरदार पटेल ने लगभग 552 रियासतों को भारत में विलय करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसमें से 549 रियासत, उस समय 550 लोगों को समझा पाना कि आपका भविष्य भारत के साथ बेहतर होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, इसको हम शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरदार पटेल ने यहाँ पर 549 रियासतों को भारत में मिला लिया था। ठीक, 549 रियासतों का भारत में विलय कर लिया था। 549 रियासतों का विलय। लेकिन 3 ऐसे रियासत थे जो कि इस पूरे कार्य में अड़ंगा डालने का या फिर बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इन तीनों का क्या क्या नाम है? सबसे पहला है, अच्छा यहाँ पर और मेंशन करता हूँ, 3 रियासतों द्वारा विलय से इनकार कर दिया गया। 3 रियासतों द्वारा इन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, इनमें सबसे पहला कौन सा है? इनमें सबसे पहला तो एक है जूनागढ़, दूसरा एक है हैदराबाद। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात वाले एरिया में। हैदराबाद कहाँ पे है? वर्तमान तेलंगाना में है। और जम्मू कश्मीर तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ को किस तरीके से भारत में मिलाया गया। सबसे पहला है जूनागढ़। जूनागढ़ असल में अगर जूनागढ़ की बात करें तो इसका वर्तमान लोकेशन कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में एक छोटा सा रियासत था जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ था। ठीक है, और यहाँ के जो नवाब थे वो मतलब कह सकते हैं कि नवाब जो है या राजा जो है वो मुस्लिम थे और यहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो हिंदू थी। मतलब यहाँ पर जो प्रजा है वो हिंदू मेजॉरिटी में थी और राजा जो है वो मुस्लिम थे। ठीक, तो जूनागढ़ के जो राजा जो हैं वो मुस्लिम थे और प्रजा जो है वो हिंदू बहुल थी। हिंदू बहुल या हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में थे। ठीक, तो राजा जो है वो मुस्लिम थे और प्रजा जो है वो हिंदू मेजॉरिटी में थे। तो राजा चाहते थे कि पाकिस्तान में विलय चाहते थे। ठीक, राजा चाहते थे कि उनको या उनका जो पूरा राज्य है वो पाकिस्तान में विलय कर लिया जाए। अब यहाँ पे जब 15 अगस्त 1947 का दिन था, जब भारत आज़ाद किया गया था, तो नवाब ने जो राज्य था उसको पाकिस्तान के साथ विलय की घोषणा कर दिया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जनता जो है वो हिंदू बहुल थी और यहाँ पे इन्होंने मतलब वहाँ की जनता ने भारत में विलय के लिए जन आंदोलन छोड़ दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे वहाँ पर आंतरिक विद्रोह शुरू हो गए थे। अब नवाब जो है वो यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गया था। ठीक है, क्योंकि लोग हो सकता है उसको यहाँ पे पीट के मार भी देते।
तो यहाँ से राजा जो है वो फरार हो गया था, यहाँ का राजा जो है वो पाकिस्तान फरार हो गया था, राजा फरार हो गया। और राजा के भागने के बाद में यहाँ पे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था शाहनवाज भुट्टो, ठीक है, शाहनवाज भुट्टो जो कि यहाँ के दीवान थे, ठीक। उन्होंने भारत शासन से या भारतीय सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए उनको आमंत्रित किया। भारतीय सरकार को आमंत्रित किया, ठीक। इन्होंने जो दीवान थे, जूनागढ़ के दीवान, ठीक है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। तो इन्होंने भारतीय सरकार को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को थोड़ा संभालिए और जिस तरीके से भी हो सके इसको भारत में विलय कर लीजिए। तो फरवरी 1948 का समय है, लगभग 5-6 महीने के अंदर सरकार ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया और वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, वहाँ की जनता से पूछा गया, वोट करवाया गया, ठीक है। जनमत संग्रह, इसको रेफरेंडम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जनमत संग्रह या रेफरेंडम करवाया गया, मतलब जनता से पूछा गया कि वो किस देश के साथ रहना चाहते हैं, क्या भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो वहाँ की जो आबादी थी, ठीक है, जिसमें हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन ने भारत में रहने का इच्छा जताया और इस प्रकार जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। भारत में विलय जनमत संग्रह के द्वारा किस राज्य को या किस रियासत को भारत में मिलाया गया है, तो जूनागढ़ को, ठीक है। तो 549 ये तो कंप्लीट हो गए थे, 3 रियासत बचे हुए थे, इसमें से एक रियासत भी क्लीन बोल्ड हो गया। अब यहाँ पर 2 रियासत और बचे हुए हैं, कौन कौन से? तो अब जो नेक्स्ट रियासत है इसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या समस्या थी इसको देख लेते हैं। हैदराबाद ये कह सकते हैं कि उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है, और यहाँ पर भी निज़ामों का शासन हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो नवंबर 1947 के आसपास इन्होंने भारत के साथ एक संधि कर लिया था, ठीक है, कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है। अभी जो स्टेटस में जो जैसा स्टेटस है अभी उनका, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ समय के बाद ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इनको पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए, ठीक। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप समझ पा रहे हैं कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान से कितना दूर है हैदराबाद। अगर पाकिस्तान को यहाँ पर एक्सेस करना भी होता तो कितना लंबा डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर पाता। मतलब अगर ज्योग्राफिकली देखें या फिर पॉलिटिकली देखें तो ये चीज़ बहुत सस्टेनेबल नहीं थी। या तो पाकिस्तान कभी ना कभी विद्रोह करता या भारत कभी ना कभी इसको अपने में मिला लेता। तो यही हुआ। हालांकि हैदराबाद ने डिमांड रखा था, शुरुआत में क्या डिमांड रखा था कि वो जिस प्रकार अभी जो उनकी स्थिति है वैसे ही रियासत की स्थिति उनकी बरकरार रहना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। कुछ समय बाद यहाँ की जनता ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। भाई एक रियासत पूरे देश से अलग होकर के कैसे सस्टेन कर पाता, ठीक है। मतलब राजनीतिक मामले हों, आर्थिक मामले हों, विदेश संबंधी मामले हों, ठीक है, सुरक्षा संबंधित मामले हों, सभी मामले, क्योंकि वो उस समय का जो दौर था सन 1900 से पहले का जो दौर था या 1800 से पहले का दौर था, जहाँ पे राजा का एक कह सकते हैं कि डिक्टेटर के रूप में शासन होता था। और 1947 के बाद पूरे देश की जनता जो फ्रीडम एंजॉय कर रही थी वो फ्रीडम वहाँ की जनता जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से वहाँ की जो जनता थे उन्होंने निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। यहाँ की जनता ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन निज़ाम भी अभी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था, ये भारत में मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि एक
गृह युद्ध जैसी सिचुएशन इमर्ज हो रही थी, मतलब पब्लिक जो है वो हथियार उठा करके और यहाँ पे विद्रोह या दंगे फसाद जैसी सिचुएशन वापस से उभरने लगी थी। लेकिन भारत के बीच में अगर दंगे फसाद हो रहे हैं तो क्या पड़ोसी राज्यों तक इसका असर नहीं होगा? जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी असर होने लगा था। इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पे सेना को भेजा कि आप जा करके यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कीजिए, और एक ऑपरेशन चलाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। इसको कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो किसको शामिल करने के लिए, किसका विलय करने के लिए चलाया गया था? पूछा जाए तो हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। इसी ऑपरेशन पोलो को ही कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन कैटरपिलर। ठीक है, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। और इस कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद में 13 सितंबर 1948 को अंततः जो हैदराबाद था उसको भारत में विलय कर लिया जाता है। यहाँ पे निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम का आत्मसमर्पण। निज़ाम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है ना, निज़ाम एक पद का नाम है, राजा को ही निज़ाम कहा जाता था। तो हैदराबाद के जो राजा थे जिनको कि निज़ाम कहा जाता था, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सितंबर 1948 में ऑफिशियली कह सकते हैं कि हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था, और इसके लिए नवंबर में एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया जाता है। ठीक है, नवंबर में ही। तो हम ये कह सकते हैं कि सेना द्वारा 13 सितंबर 1948 को निज़ाम का आत्मसमर्पण स्वीकार किया गया था, लेकिन नवंबर 1948 में ऑफिशियली या विलय पत्र के द्वारा इनको भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद का चैप्टर भी यहाँ पर क्लोज हो गया। तीसरा बचा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्या सीन था? जम्मू कश्मीर में भी ऐसी कुछ समस्या थी। ठीक, जम्मू कश्मीर क्योंकि इसका लोकेशन बड़ा महत्वपूर्ण था, भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक बफर स्टेट के रूप में कार्य कर सकता था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर भारत की एक ऐसी रियासत थी जो हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों से भिन्न था। इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, इसके कारण दोनों देश भारत और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। अब समस्या ये है कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला देश था, पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश था। ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कंट्री था पाकिस्तान। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर जनता मुस्लिम थी, यहाँ का राजा हिंदू था, लेकिन फिर भी ये भारत में विलय नहीं चाहता था। ठीक है, भारत में विलय नहीं चाहता था, ये चाहता था कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। लेकिन भाई दोनों देशों के बीच में जहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, मुस्लिम पॉपुलेशन वाला राज्य है, वहाँ की जनता भले ही भारत के साथ विलय चाहती थी, लेकिन उसके बाजू में जो एक पड़ोसी देश नया बना है जहाँ पे जो मुस्लिम आबादी के नाम से ही बना था, वो कैसे इतने बड़े एरिया को छोड़ सकती थी जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या का ठीक ठाक नंबर था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या करवा दिया, घुसपैठ करवा दिया। वहाँ के कुछ कबीलाई लोग थे, पठान कहते थे उनको, ये भारत में घुसपैठ कर देते हैं, कश्मीर वाले एरिया में घुसपैठ कर देते हैं और खूब मारकाट मचाते हैं, लूट मार करते हैं। मतलब पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को कब्जा करना चाहते थे, सीधी भाषा में ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं इसको मैं यहाँ पे नोट करता चलता हूँ। जम्मू कश्मीर का एरिया आपको पता है, यहाँ पे शासक उस समय हिंदू था और अधिकांश जनता मुस्लिम हुआ करती थी। अधिकांश जनता यहाँ पर मुस्लिम थी। ठीक, अब ये शासक का नाम क्या था? ये नाम आपको कई बार सुनने को भी मिला होगा, पढ़ने को मिला होगा। शासक का नाम था
राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर एरिया के डोगरा शासक थे। वहाँ पर एक वंश था, डोगरा वंश कहा जाता था। तो डोगरा वंश के शासक थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह। इन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना स्वीकार किया, मतलब न तो भारत के साथ मिलना स्वीकार किया, न तो पाकिस्तान के साथ विलय स्वीकार किया। ये स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947, अभी याद रखो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अक्टूबर 1947 तक ये लोग स्वतंत्रता खूब एंजॉय करते हैं, मतलब राजा का शासन वहाँ पे एज इट इज़ बना हुआ था। लेकिन अक्टूबर 1947 का समय था, यहाँ पे पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से, मतलब जम्मू कश्मीर से लगा हुआ जो एरिया है, वहाँ से पठान कबीले के लोगों ने, पठान कबीले ने यहाँ पे क्या किया, घुसपैठ कर दिया। घुसपैठ क्यों किया? यहाँ को इस एरिया पर कब्जा करने के लिए। और ये सब किसका कमाल था? पाकिस्तान का ही कमाल था। पाकिस्तान के द्वारा फंडेड या पाकिस्तान के द्वारा पैसे दे करके इस कबीले के लोगों को भारत में घुसने की के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कबीलाई लोग थे, इन्होंने खूब यहाँ पे नरसंहार मचा दिया था, खूब लूटपाट कर रहे थे, हत्या कर रहे थे। अब राजा हरि सिंह को ये समझ में आ गया था कि उनका साम्राज्य तो वैसे ही बचने वाला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान उनको किसी भी तरीके से अपने में शामिल करने के लिए उतावला हो रहा था। ठीक है। तो इन्होंने, जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगा। हरि सिंह जो राजा थे, हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगा। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। ठीक है। तो भारत सरकार से इन्होंने मदद मांगा। अब नेहरू जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुरंत आपको मदद भेजेंगे। पटेल जी ने कहा कि रुकिए, थोड़ा सा इनको मजा चखने दीजिए, क्योंकि इनको जब समझाया गया था कि भारत में विलय कर लीजिए, भारत में रहना आपके विकास के लिए भी ज़रूरी है और भारत के विकास के लिए भी ज़रूरी है, तब तो इनको समझ में नहीं आया था। अब जब पड़ोसी देश से आक्रमण हो रहा है, तब अपना सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं और तब मदद मांग रहे हैं। इस तरीके से नेहरू जी और कह सकते हैं कि सरदार पटेल के बीच में थोड़ा सा मतभेद था, लेकिन अंततः नेहरू जी के आदेश पर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे भारत सरकार से इन्होंने मदद मांगा था और इसके बाद में यहाँ पर भारतीय सेना को भेजा गया। सेना के द्वारा जब सरकार ने यहाँ पे मदद भेजा, तो सेना के द्वारा यहाँ पर पठान कबीले को या जो भी घुसपैठिए थे, घुसपैठियों को बाहर कर दिया। लेकिन थोड़ा सा देर हो गया था। देर क्यों हो गया था? इन्होंने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े एरिया पर तब तक कब्जा कर लिया था। ठीक है। 22 अक्टूबर को ये सारा इवेंट शुरू हुआ था और लगभग 4-5 दिन का समय बीत गया था। 22 से लेकर के लगभग 26-27 अक्टूबर तक का जो समय था वो बीत गया था। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने सरकार से मदद मांगा था। ठीक है। तो सरकार का मदद पहुंचने में भी 1-2 दिन का समय लगा। तो वहाँ पे लगभग ये आधा जो आज हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पढ़ते हैं ना, वो एरिया इसके जो पठान कबीले के लोग थे वो यहाँ पे कैप्चर कर चुके थे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही भारतीय सेना ने उनको पीछे खदेड़ना शुरू किया, तब तक यहाँ पे जो नेहरू जी थे ये यूएन में चले गए थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित कर लिया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो बंटवारे का जो बंटवारा किया गया था माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, उसको भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ये जो है वो भारत का जो कुछ क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, उसका अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। लेकिन यूएन में या यूनाइटेड नेशंस में जब ये मामला गया तो उन्होंने एक एग्रीमेंट करवा दिया दोनों के बीच में, जिसको कि हम LOC कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि जब तक इस मामले पे फैसला नहीं हो जाता तब तक जिनकी सेना जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी, और जब ये मामला यूएन में पहुँचता है, मामला
जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पहुंचने के कारण यहाँ पे एलओसी का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का लाइन ऑफ कंट्रोल इसका घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। और साथ ही सीज फायर का घोषणा कर दिया गया था कि कोई भी देश जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा, ठीक है। तो जो नेहरू जी थे उनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर वो उस समय यूएन में इस मामले को लेकर के नहीं जाते तो शायद भारतीय सेना पाकिस्तान के जो कबीलाई लोग थे इनको तो खदेड़ के पीछे भेज ही देती और साथ ही हो सकता है उनका भी कुछ एरिया कैप्चर करके ले आती, ठीक है। तो उन्होंने इस मामले को यूएन में ले जा करके, हो सकता है उस समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ये डिसीजन सही रहा हो, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर देखें या उस समय जो भारत की जो सैन्य शक्ति थी वो पाकिस्तान से बेहतर थी। हम चाहते तो शायद वो पाकिस्तान का मामला उसी समय समाप्त हो सकता था, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे इफ़ एंड बट हो सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो सकता था, ठीक है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि पाकिस्तान से आए हुए पठान कबीले के लोगों ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया था इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। और सरदार पटेल और नेहरू जी ने जब यहाँ पर सेना को भेजा तब तक ये बड़ा एरिया कैप्चर कर चुके थे। साथ ही हम जब उन्हें खदेड़ रहे थे तब तक जो नेहरू जी थे वो इस मामले को यूएन में लेकर के चले जाते हैं और यूएन से एक आदेश आता है, यूनाइटेड नेशन से एक आदेश आता है कि जब तक यूनाइटेड नेशंस इस मामले की इंक्वायरी करके फैसला नहीं कर देता है तब तक दोनों देशों की सेना जिस एरिया पर हैं उस एरिया पे स्थिर हो जाएं, कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास न करे। और उसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, ठीक है। और साथ ही सीज फायर की घोषणा भी कर दी गई थी जिसका कि उल्लंघन पाकिस्तान समय समय पे करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, इन तीनों को ही भारत में विलय कर लिया गया था, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा या सेना के द्वारा जिसको कि हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, और जम्मू कश्मीर को यहाँ पे विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया, विलय पत्र, ठीक है। राजा हरि सिंह ने भारत के साथ में विलय पत्र एक साइन किया था और इसी की वजह से भारत में इनको शामिल किया गया। अब भारत का जो एरिया बचा हुआ था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अभी भी मतलब यूएन में लटका हुआ है। इसके ऊपर कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी फैसला यूएन के द्वारा नहीं किया जा सका है, ठीक है। उन्होंने एक प्रावधान किया था यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक प्रावधान किया गया था कि यहाँ पर इस एरिया में एक जनमत संग्रह या रेफरेंडम करवाया जाए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की वजह से ये मामला भी या ये प्रस्ताव भी विफल हो गया था, ठीक, क्योंकि पाकिस्तानी कहते थे कि इस एरिया में मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है और क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम आबादी के लिए ही किया गया है तो ये एरिया भी पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब वो माउंटबेटन प्लान जो हुआ था, माउंटबेटन प्लान के सजेशन पर जो प्लान बना था उसको भी ये शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और इस तरीके से ये मामला जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला अभी भी फंसा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद में पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जहाँ पर विशेष प्रावधान लागू थे वो भी अब कम से कम भारत में 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी ही उनको स्वतंत्र राज्य के रूप में वहाँ पर एक सरकार का गठन कर दिया जाए, ठीक। तो ये था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर से संबंधित थोड़ा सा इतिहास, ठीक। इसके अलावा मतलब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के अलावा भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि अभी भी भारतीय मतलब अखंड भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था, ठीक है। जैसे कि गोवा वाला एरिया था, गोवा का जो एरिया था वो फ्रेंच कॉलोनी के रूप में वहाँ पुर्तगालियों की यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी। साथ ही जो पौंडीचेरी वाला एरिया था यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। तो इस एरिया को अभी भी इन्होंने स्वतंत्र नहीं किया था, मतलब पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने अपने अपने एरिया को स्वतंत्र नहीं किया था, जिसकी वजह से
भारत में या उस समय भारत का कुछ हिस्सा अभी भी फ्रेंच और पुर्तगालियों के अंडर आया करता था। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इनको कब कब अलग किया गया भारत से, या कब इन्होंने उस एरिया को भारतीय सरकार को सौंपा था। तो एक तरफ मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ फ्रेंच के बारे में, और एक था पुर्तगालियों से संबंधित। कुछ ऐसे एरिया थे जो फ्रांसीसियों से संबंधित थे, तो इसको हम लिख लेते हैं फ्रांसीसी क्षेत्र। भारत की आज़ादी के बाद की घटना है ये, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अभी भी फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन थे, फ्रेंच कंट्रोल के अंदर थे, और कुछ एरिया फ्रांसीसी नियंत्रित क्षेत्र कह सकते हैं, और कुछ एरिया ऐसा था जो कि पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, तो पुर्तगाली नियंत्रण क्षेत्र। भारत के अंदर कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे अभी भी इनका कंट्रोल बना हुआ था। इसको कब और कैसे भारत में शामिल किया गया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंच कॉलोनी के बारे में देख लेते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से कुछ एरिया ऐसा था, जैसे कि एक पौंडीचेरी हो गया। मैंने बताया था कि पौंडीचेरी अपने आप में, जो वर्तमान पौंडीचेरी है, ये अपने आप में 4 क्षेत्रों का ग्रुप है। इस ग्रुप में कौन कौन से एरिया हैं? सबसे पहला तो पौंडीचेरी नाम से एक ज़िला है, ये पौंडीचेरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के नाम पे इस पूरे यूनियन टेरिटरी को हम पौंडीचेरी कहते हैं। एक एरिया है कराईकल, एक है माहे, और एक था यनम, ठीक है। तो यहाँ पे एक है हमारा पौंडीचेरी, एक था कराईकल, एक था माहे, और एक है यनम। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये सभी जो है वो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते थे, ठीक है। और इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाकर इनको मतलब फ्रांसीसियों को यहाँ से बाहर किया गया। इस एरिया में भी रेफरेंडम या जनमत संग्रह द्वारा भारत में इनका विलय किया गया, ठीक है। ये जो फ्रेंच बस्तियां थी या फ्रेंच कॉलोनी थी, इनको जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया, ठीक। और स्पेसिफिकली अगर डेट पूछा जाए तो 1 नवंबर 1954 को इन सभी क्षेत्रों का जो अधिकार है वो भारत को प्राप्त हुआ, और साथ ही 1956 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 1956 में दोनों के मध्य, मतलब फ्रांस और भारत के मध्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद में इस विलय पत्र को फ्रांस की संसद से पास किया गया, और इस तरीके से भारत को इसका कानूनी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रांसीसी कॉलोनी थी या फ्रेंच बस्तियां थी, 1956 में भारत में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ पुर्तगालियों के नियंत्रण में कुछ एरिया थे, जैसे कि हमारा दादर नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, ठीक है। दादर नगर, दमन दीव और गोवा, इस एरिया पर पुर्तगालियों का नियंत्रण बना हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत सरकार उस समय एक एक करके इन सभी को अपने कंट्रोल में लेती है। सबसे पहले 1954 में, सबसे पहले हुआ था यहाँ पे 1954 में, 1954। यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन थी उन्होंने वो पुर्तगालियों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, लेकिन पुर्तगाली जो थे वो आसानी से अब अपने एरिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। मतलब यहाँ पर लोगों को ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जनमत संग्रह जैसी एक सिचुएशन की आशंका थी सरकार को। मतलब ये था कि जनमत संग्रह करवाकर इस एरिया को भी भारत में मिलाया जाए। और 1954 में एक ये कह सकते हैं कि लोगों का गुस्सा यहाँ पे भड़कता है और इन्होंने ही पुर्तगाली शासन को यहाँ से उखाड़ फेंका, ठीक है। 1954 में दादर नगर में
जन आक्रोश, लोगों का गुस्सा यहाँ पे बढ़ता है और उन्होंने ही वहाँ पर शासन को, मतलब जो पुर्तगाली सरकार काम कर रही थी उनको यहाँ पर निपटा करके भगा दिया। ठीक है, तो जन आक्रोश की वजह से दादर नगर स्वतंत्र हो गया, भारत में विलय हो गया। इसके बाद में 1961 1961 में गोवा को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यहाँ पर सेना भेजा। गोवा में भारतीय सेना ने आकर के गोवा को आज़ाद करवाया। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो अभी भी गोवा वाले एरिया में बने हुए थे। 1961 में गोवा में भारतीय सैनिकों ने यहाँ का जो पुर्तगाली गवर्नर था उसको आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया और जल्दी ही इसी तरीके से दमन दीव को भी भारत में मिला लिया गया था। मतलब सरकार के प्रयासों से दमन दीव को भी इसी तरीके से भारतीय सैनिकों के द्वारा मिला लिया गया था। इस तरीके से 1961 में ही कह सकते हैं कि 1961-62 के आसपास दमन दीव इसको भी भारत में मिला लिया गया। और इस तरीके से ये जो तीनों पुर्तगाली नियंत्रण वाले क्षेत्र थे इनका भी नियंत्रण भारत सरकार के पास हो जाता है। और शुरुआत में इन सभी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, यूटी का दर्जा, इन तीनों को ही, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। मतलब दादर नगर को भी, दमन दीव को भी और गोवा जो कि वर्तमान में एक अलग राज्य के रूप में है, इसको भी शुरुआत में 1961 में यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में 1987 को गोवा को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। गोवा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस तरीके से पुर्तगाली नियंत्रण से भी ये तीनों अलग हो गए, फ्रांसीसी नियंत्रण से पौंडीचेरी वाला एरिया अलग हो गया। और आज भारत का जो स्वरूप हम देखते हैं मैप में, ये स्वरूप हमको प्राप्त हो पाया आपका 1961 के आसपास। ठीक है, तो 5 विशेष रूप से जगहों की हम चर्चा कर चुके हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। इसके बाद में फ्रांसीसी बस्तियाँ जिसमें कि पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और येनम शामिल था। और सबसे लास्ट में पुर्तगाली नियंत्रण वाले क्षेत्र जिसमें कि दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा शामिल थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमारा मिसलिनियस टॉपिक कुछ रह गया था, एक हमारा टॉपिक रह गया था बारदोली सत्याग्रह के बारे में। आप अपने नोट्स में या फिर बुक में वापस से एक बार चेक कीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह आपको मिलेगा 1928 के आसपास। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928। ठीक है, ये कौन सा समय है याद कीजिएगा। 1915 भारत में गांधी जी का आगमन हो चुका था, सत्याग्रहों का दौर जोर पकड़ चुका था। 1928 नेहरू रिपोर्ट पास हो चुका था। 1928 में ही हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार नेहरू रिपोर्ट क्यों आया था। तो हमने बताया था कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था भारत में, उन्होंने ही यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को, लीडर्स को चैलेंज किया था कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो पूरे देश के लोगों को एक्सेप्टेबल हो, पूरे देश के लोग उसको स्वीकार कर सकें। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट आया था। और यही 1928 का समय है जब बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कहाँ पे है? ये गुजरात वाले एरिया में है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। कब हुआ है? 1928 में। इसके नेतृत्वकर्ता अगर पूछा जाए तो सरदार पटेल। सरदार तो इनको बाद में उपाधि मिला था इसी सत्याग्रह के बाद में। अभी हम कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे, स्थान था गुजरात। और यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर किसानों से संबंधित ही मामला था। सरकार द्वारा यहाँ पर 30% टैक्स बढ़ा दिया गया था कर वृद्धि के कारण। प्रमुख कारण अगर पूछा जाए तो कर वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन। टैक्स में वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन चला था,
जिसको कि हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो पटेल जी थे वो अभी लेटेस्ट में गांधी जी के जितने सत्याग्रह चले थे उनको देख करके इन्फ्लुएंस थे, और वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था बारदोली में। ठीक है, और आंदोलन की सफलता के बाद में ये जो आंदोलन है ये सफल रहा। अंग्रेज़ों ने अपना जो टैक्स इंक्रीज़ किया था उसको पुराने वापस इसको समाप्त करके जो पुराना टैक्स लिया जा रहा था उतना ही टैक्स लोगों के ऊपर लगाया था। तो ये जो आंदोलन है ये सफल रहा, और इसी सफलता की वजह से यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे इन्होंने, खास करके कहा जाता है कि यहाँ पे जो महिलाएं इकट्ठा हुई थी इन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई, और वल्लभ भाई पटेल अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे थे। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, प्रमुख नेता कौन थे, और सरदार की उपाधि पटेल जी को कब दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी, बस ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो छूट गया था ये था भारत में कुछ प्रमुख समाज सुधार आंदोलनों के बारे में। समाज सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित था, और भारत में हालांकि हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय से धार्मिक कुरीतियों की वजह से यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। ठीक है, इन सभी को अलग अलग समय पे अलग अलग समाज सुधारकों ने उनके फेवर में या उनके बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया था, और इसी दिशा में भारत में कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जो कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ज़रूरी था। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है भारत में समाज सुधार आंदोलन। भारत में समाज सुधार आंदोलन। समाज या धर्म के अंदर फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए यह आंदोलन था, जिसको कि हम समाज सुधार आंदोलन के रूप में कहते हैं। अब ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि जैसे कि 1857 की क्रांति हुई है, कुछ समय के लिए ये क्रांति विस्फोटित हुई है और कुछ समय बाद यह समाप्त हो गई। असल में यह एक लंबी चलने वाली और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया थी। समाज सुधार की जो शुरुआत है विश्व में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था। ब्रिटेन में जो भी धार्मिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए प्रयास बहुत पहले से हो चुके थे। ठीक है, और भारत में इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में। भारत में 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है सन 1701 से लेकर के सन 1799 या सन 1800 तक के बीच में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा या महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, प्रमुख आंदोलन हुए, वो 19वीं शताब्दी में देखे जाते हैं, मतलब सन 1801 से लेकर के और 1899 के बीच में। ठीक है, और भारत में जो समाज सुधार है इसके जनक कहे जाते हैं कौन? राजा राममोहन राय। ठीक है, तो भारत में समाज सुधार के जनक किसको कहे जाते हैं? भारत में यह प्रश्न पूछा जाता है, भारत में समाज सुधार के जनक कौन कहे जाते हैं? राजा राममोहन राय, समाज सुधार के जनक। हालांकि इनका नाम राममोहन राय था, राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर राजा राममोहन राय, RRR भी कह सकते हैं इनको, राजा राममोहन राय। ठीक, तो भारत में समाज सुधार के जनक कहे जाते हैं राजा राममोहन राय, या इन्हीं को ही भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राजा राममोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता
ठीक है, ये उपाधि इनको मिली हुई है। भारत में समाज सुधार के जनक या भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। इन्होंने देखा जाए तो कई ऐसे कार्य किए थे जो शायद उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से कहीं बढ़कर के था। इनको समाज का विरोध बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था, ठीक है, लेकिन उन सब से लड़ करके उन सबको अपने ऊपर हावी न होने देकर और इन्होंने पूरे समाज के विरुद्ध उन चीज़ों के खिलाफ स्टैंड लिया, उन चीज़ों के विरुद्ध खड़े रहे जो कि वास्तव में नैतिक रूप से गलत था। अगर एक बहुत बड़ी भीड़ किसी अनैतिक कार्य को करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अनैतिक कार्य है वो नैतिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि केवल बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अनैतिक है वो चाहे एक व्यक्ति करे चाहे बहुत सारे लोग मिलकर करें, वो कार्य अनैतिक ही होगा। तो उतनी भीड़ के बीच में या उतनी भीड़ को अपने ऊपर हावी न होने देना, ये वाकई में उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आज भी बड़ी चीज़ है। तो राजा राममोहन राय को इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में देखने वाले हैं जिन्होंने भारत में समाज सुधार के लिए प्रमुख रूप से कार्य करना उस समय शुरू किया था। इसी में ही एक समाज का नाम है, एक संस्था का नाम है ब्रह्म समाज। एक संस्था का नाम है यहाँ पर ब्रह्म समाज। ये जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना किया था किसने? राजा राममोहन राय ने। इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। पूछा जाता है कि राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो राजा की उपाधि किसने दिया था इनको? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, राजा की उपाधि राममोहन राय जी को दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक, 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। अब ये जो ब्रह्म समाज है वो काम क्या करता था? असल में जो राजा राममोहन राय थे ये मॉडर्न थिंकिंग वाले या आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। ये मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बहुत सारे ईश्वरों पर इनका विश्वास नहीं था। कर्मकांड के विरोधी थे। अब हम ये कह सकते हैं कि ये मूर्ति पूजा को ठीक नहीं मानते थे, उनके विरोधी थे। भारत ने एकेश्वरवाद पर बल देने का इन्होंने कार्य किया था। जैसे कि मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियन धर्म के अंदर एक ईश्वर पर बल दिया जाता है, वैसे ही राजा राममोहन राय हिंदू धर्म में होते हुए किसी एक ईश्वर पर बल देते थे। तीर्थ यात्राओं को वेस्ट ऑफ मनी मानते थे। साथ ही कर्मकांडों का विरोध करते थे। जो खूब सारा वो पूजा पाठ यज्ञ हवन किया जाता है, इन सभी का विरोध करते थे राजा राममोहन राय। एक्चुअल में जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो काफ़ी अच्छे परिवार में हुई थी और साथ ही उस समय जो मिशनरी स्कूल हुआ करते थे वहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि उनके विचार उस समय की आधुनिकता से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। ठीक है, और यहीं पर ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा 1928 में की जाती है। लेकिन 1966 आते आते इनकी जो ये संस्था थी इनमें दरार पड़ने लगती है। कुछ लोग इस विचारधारा से अलग होकर के छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपना मत या अपने जो विचार हैं उनको अलग रखने के लिए इस समाज से ही पैरेलल एक अलग समाज का भी गठन कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में। इनके द्वारा कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं भी निकाली गई हैं। इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। एक पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। एक पत्रिका है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। इन दोनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इनकी रचना या इनके लेखक कौन थे? तो राजा राममोहन राय। इसके अलावा ब्रह्म समाज के द्वारा ही कलकत्ता में कुछ कॉलेज की स्थापना की गई थी। इनमें से एक कॉलेज था
वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। इस कॉलेज का नाम था वेदांत कॉलेज, कलकत्ता में, ब्रह्म समाज के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए असल में राजा राम मोहन राय के जो भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद में इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो राम मोहन राय की जो भाभी थी, इनको सती होना पड़ा था। और दूसरों के घर में जब समस्याएं देखते हैं तब हो सकता है कि व्यक्ति के चरित्र में या व्यक्ति के मन में उतना गहरा प्रभाव न पड़े, लेकिन अपने ही घर में अपनी भाभी को सती होता देख इनका जो मन था वो बहुत विचलित हुआ था कि एक महिला को क्यों अपने पति की मृत्यु के बाद में इस तरीके से चिता में जल करके सती होना पड़े, क्यों उनको और जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी के विरुद्ध इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति के लिए प्रयास करना शुरू किया था। और इस समय भारत में गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। और इस समय भारत में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। और जैसा मैंने बताया कि ब्रह्म समाज जो है वो आगे चल करके अलग अलग वैचारिक मतभेद की वजह से अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म समाज का सबसे पहले विभाजन होता है 1866 में। ब्रह्म समाज, इसका विभाजन होता है, ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। इसमें एक हिस्सा था जिसको कि हम कहते हैं आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। और एक हिस्सा बटा था, इसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में इनके जो शिष्य थे या ब्रह्म समाज के अंदर जो मेंबर्स थे, उन्हीं के बीच में वैचारिक मतभेद की वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन होना शुरू हुआ था। आदि ब्रह्म समाज, इसको जो लीड करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज, इसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है वो 1866 में दो भागों में बढ़ जाता है। 1866 में एक हिस्सा को कहा जाता है आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा जो बचा था उसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। दोनों में लीडर अलग अलग हैं। नाम याद रखना है आपको। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। और केवल ब्रह्म समाज पूछा जाए तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक, आगे चल करके फिर से भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो वैचारिक मतभेद की वजह से, आंतरिक कलह की वजह से, इसमें जो मेंबर्स थे उन्हीं के बीच में वैचारिक मतभेद की वजह से फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो यही हिस्सा था भारतीय ब्रह्म समाज, यही वाला जो केशव चंद्र सेन वाला है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो बढ़ता है इसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। ठीक, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज कई बार कई गुटों में बटा है। और ये जो साधारण ब्रह्म समाज था ये 1878 में 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक अलग संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। हालांकि केवल ब्रह्म समाज के बारे में ही 3-4 फैक्ट हैं, याद रखना है आपको। प्रमुख अखबार या प्रमुख लेख कौन कौन से थे, संस्थापक कौन थे, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कहाँ की गई है, सती प्रथा को अंत करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और साथ ही किस वायसराय या किस गवर्नर के समय में हुआ था। ब्रह्म समाज के विभाजन में ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इनके केवल संस्थापक का नाम याद रखेंगे, इतना पर्याप्त है। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस,
और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। इतनी चीज़ें ब्रह्म समाज के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट, एक छोटा सा ग्रुप या एक छोटा सा समाज, एक छोटा सा वर्ग उभर करके आया, इसका नाम था देव समाज। देव समाज, या इसी को ही धर्म सभा भी कहा जाता है। धर्म सभा। एग्जाम में केवल पूछा गया है इसके संस्थापक के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है। फिर भी आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई है 1830 में। कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में। ठीक, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसके संस्थापक कौन थे। इनका नाम था राधाकांत देव। धर्म सभा या देव समाज के संस्थापक कौन हैं? राधाकांत देव। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे कि प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई। ठीक है, जिसमें एनी बेसेंट, होम रूल लीग वाली एनी बेसेंट याद है, उनके द्वारा ही भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी चलाया गया था। तो ये सभी छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही इसके कंप्लीशन के बाद में, ये कंप्लीट करने के बाद में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है। छोटा सा ना कहें कि एक टॉपिक ही है, कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है। सन 1773 में जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहाँ से लेकर के भारत में जितने भी अलग अलग एक्ट आए, और सबसे लास्ट में भारत को आज़ाद करने के समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यहाँ तक की चर्चा हमको अधिनियमों के रूप में करनी है। कौन से अधिनियमों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं, ये परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, खास करके आपके 1813 अधिनियम से लेकर के बारे में पूछा गया है, 1833 के बारे में पूछा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पूछा जाता है। आपका जो पहला एक्ट आया था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम समराइज़ करके या बिल्कुल कंक्लूजन के फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न न छूटे, पीएससी व्यापम के अंदर कोई भी प्रश्न न छूटे, ये हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।